हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो आपका बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है ये आपका बीकॉम प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के अंदर आता है। फिर चाहे आप ड्यू रेगुलर के स्टूडेंट्स हो चाहे ड्यू एसओएल के स्टूडेंट्स हो, दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बीकॉम प्रोग्राम के सेमेस्टर सेकंड के अंदर बिजनेस लॉ का पेपर आपका कोर पेपर होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आपको इसके अंदर कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कितने सेक्शंस पढ़ने हैं और वो सेक्शन कितनी कैटेगरी में डिवाइड है। तो पूरा डिस्कशन करेंगे हमारी आज की इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो देखना और सिलेबस जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस जरूर पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि आप पढ़ाई तो स्टार्ट कर देते हो लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि मुझे कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है। तो हमेशा कोई भी काम करते समय उसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की जानकारी सबसे पहले ले लेनी चाहिए, तभी जाके हम एक परफेक्ट और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो का एंड तक पूरा देखें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। पेन और रजिस्टर लेकर बैठे साथ में, क्योंकि नोट डाउन भी आप साथ में करते चलना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाकर ज्वाइन जरूर कर लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट के बारे में। तो ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों का टोटल 5 यूनिट में डिवाइड कर रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। हम एक एक यूनिट को देखेंगे और उसके एक एक चैप्टर्स को देखेंगे। अगर हम बात करें यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 जो है उसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 इसलिए लिखा है क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1872 में। जिस ईयर में एक्ट लागू होता है उस ईयर को उस एक्ट के साथ लिख दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अंदर आप लोगों को कितने सेक्शन पढ़ने हैं? तो वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में जो सेक्शन है यूनिट 1 के अंदर वो है सेक्शन 1 to 75। अब 1 to 75 सेक्शन के अंदर आप लोगों के ये 11 चैप्टर्स कवर होते हैं। एक एक करके हम सभी चैप्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जो एक्ट है उसका नाम ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 के अंदर हमें देखना होगा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फिर देखना होगा हमें काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं। फिर आएगा हमारा सेकंड चैप्टर जो कि हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो एक पार्टी की तरफ से ऑफर दिया जाता है और दूसरी पार्टी की तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब तक कोई ऑफर नहीं देगा, एक्सेप्ट किस चीज को किया जाएगा? और अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों ही मौजूद है तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्रिएट हो ही जाएगा। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमारा सेकंड चैप्टर होगा। फिर आएगा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अगर आपने किसी के लिए कोई काम किया तो उसके बदले आपको क्या मिला? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में होगा। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए कुछ काम करेगी और दूसरी पार्टी उस पार्टी को बदले में कोई पेमेंट करेगी, चाहे वो कैश में करे चाहे वो नॉन कैश तरीके से करे, उससे फर्क नहीं पड़ता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है अगर दो पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दोनों पार्टीज को एक दूसरे को कुछ ना कुछ रिटर्न में देना होगा। अब वो क्या देंगे वो उनकी आपस की बात है, वो आपस में तय कर सकते हैं। फिर हमारा अगला चैप्टर आएगा कैपेसिटी टू पार्टी। मतलब कैपेसिटी का मतलब हो गया कैपेबिलिटी, कि जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या होगी, मतलब क्या वो कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसी तरीके से कोई इंसॉल्वेंट पर्सन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई अनसाउंड माइंड होता है यानी पागल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और कौन कौन से लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और कौन से लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी के बारे में हम देखेंगे अपने इस 4th चैप्टर के अंदर। फिर आता है हमारा 5th चैप्टर जो कि होगा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और दोनों पार्टीज की मंजूरी से कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको जोर जबरदस्ती के साथ कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, मतलब किसी प्रेशर में डालकर पार्टीज से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो। इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब दोनों ही पार्टीज फ्री होनी चाहिए अपनी मंजूरी देने के लिए। तो कब जोर जबरदस्ती मानी जाती है, कब फ्री कंसेंट मानी जाती है, वही हम देखेंगे अपने 5th चैप्टर के अंदर। फिर आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट। मतलब जो आपका कंसिडरेशन था, मैंने आपको ये ऊपर बताया था, कंसिडरेशन मतलब होता है दोनों पार्टीज बदले में एक दूसरे को कुछ ना कुछ देती हैं। तो वो जो पार्टीज रिटर्न में दे रही है एक दूसरे को वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए। तो कंसिडरेशन हमेशा लीगल होना चाहिए। और जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हो, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो,
वो ऑब्जेक्ट भी आपका लॉफुल होना चाहिए, यानी लीगल होना चाहिए। इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर आता है हमारा अगला चैप्टर, वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड का मतलब भी होता है अवैध, मतलब आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो वो एग्रीमेंट इनवैलिड है, मतलब वो वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। तो कौन कौन से एग्रीमेंट हमारे वॉइड एग्रीमेंट की कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो इनवैलिड हो जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे अपने 7th चैप्टर के अंदर। फिर आएगा हमारा अगला चैप्टर, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद दोनों ही पार्टीज आपस में जो जो काम करना है वो काम कर लेंगी। काम कंप्लीट होने के बाद, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीकों से डिस्चार्ज हो सकता है उसके बारे में हम अपने इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर आएगा 9th चैप्टर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। तो अगर मान लो दोनों में से किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को बीच में से तोड़ दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो कहा गया था वो नहीं करा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला होगा। और उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली पार्टी होगी वो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन पे करेगी। तो कब कब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना जाता है, कब नहीं माना जाता, उसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 10, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर या पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो। दो पार्टीज हैं जिन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, एक मिस्टर ए, दूसरा मिस्टर बी। मिस्टर बी ने बोला मिस्टर ए से कि मैं आपको कुछ पर्टिकुलर गुड्स आज दे दूंगा, मैं आज प्रॉमिस करता हूं कि आज मैं आपको दे दूंगा। तो दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बी ने प्रॉमिस तो कर दिया ए को कि मैं आपको आज सामान दे दूंगा, लेकिन साथ के साथ एक कंडीशन लगा दी। बी ने बोला कि मैं सामान आपको तब दे दूंगा जब वो सामान जो है वो शिप से आना है, और वो सामान आज आ जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। अब सवाल आता है कि वो शिप आज आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि शिप जो है समुद्र से आती है और समुद्र में कई बार तूफान उफान के कारण या किसी और कारण से शिप शिप जो है लेट हो जाती है। तो जब तक शिप से सामान नहीं आएगा मैं आपको सामान दे नहीं सकता। तो बी का प्रॉमिस तभी फुलफिल हो सकता है। बी ने जो प्रॉमिस किया है ए को कि मैं आज आपको सामान दे दूंगा, वो प्रॉमिस तभी फुलफिल हो सकता है जब शिप आ जाए। मतलब दोनों के बीच का एग्रीमेंट तभी कंप्लीट होगा जब कोई तीसरा इवेंट हो जाएगा, मतलब जब शिप आएगी। वो तीसरा इवेंट क्या है? शिप का आना। अगर शिप नहीं आएगी तो दोनों के बीच के एग्रीमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता, एग्रीमेंट फुलफिल होगा ही नहीं। तो कई बार इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो डिपेंड करते हैं किसी तीसरी सिचुएशन के ऊपर। तो ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कितने टाइप्स के इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो देखेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। फिर आएगा हमारा अगला चैप्टर, कोजाई कॉन्ट्रैक्ट। अभी कोजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कई लोग इसको कोजाई बोलते हैं, कई लोग क्वाजी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, आप किसी भी नाम से बोल सकते हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोजाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कोजाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा लॉ, एक ऐसा कानून जो क्रिएट हो जाता है कब? जब दो पार्टीज के बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा होता। कोजाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है इट इज एन ऑब्लिगेशन विच द लॉ क्रिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। दो पार्टीज हैं ए और बी, दोनों आपस में दोस्त हैं। ए बी के घर गया तो बी ने ए को खाने पे बुलाया था, दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया, डिनर किया। रात को रात काफी हो चुकी थी, ए जो है जल्दी जल्दी अपने घर चला गया खाना वाना खा के। अब ए जब अपने घर गया बी के घर से, तो वो बी के घर में अपना कोई कीमती सामान भूल गया और बी को भी नहीं पता चला, बी को भी आइडिया नहीं था। बी ने जो है गलती से उसको यूज कर लिया, उसको नहीं पता था कि ये ए का है। अब जब बाद में ए को याद आया कि मैं तो ये चीज बी के घर में भूल आया था, तो ए जाता बी के पास और बोलता है कि मेरी जो सामान है वो लौटा दो। बी कहता है अच्छा अच्छा ये तुम्हारा था, मुझे तो पता ही नहीं था, अब क्या करूं? अब तो मैंने यूज कर लिया उसको, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ए के पास अब क्या ऑप्शन है? ए क्या करेगा? ए या तो बी से कहेगा कि भाई मेरा सामान लौटा दो, लेकिन अगर बी ने मना कर दिया तो ए क्या कर लेगा? ए की गलती है, सामान भूल के गया था। अब लेकिन यहां पर जो कोजाई कॉन्ट्रैक्ट है वो कहता है कि अगर बाय मिस्टेक आपके सामान को किसी दूसरे ने यूज कर लिया, भले ही आपके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन कोजाई कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लॉ क्रिएट कर देता है कि अगर कोई गुड्स बाय मिस्टेक भी किसी ने यूज कर लिए और वो गुड्स आपके थे, तो उसके बदले में यूज करने वाली पार्टी को आपको रीइंबर्समेंट देना होगा, यानी कंपनसेशन पे करना होगा। तो यहां पर कोजाई कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो कोजाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा लॉ जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है चाहे आपके बीच कोई एग्रीमेंट ना भी हुआ हो। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कोजाई कॉन्ट्रैक्ट का, और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं, कई सारे टाइप के कोजाई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि कई सारी सिचुएशंस में लगते हैं। वो हम देखेंगे डिटेल में अपने इस चैप्टर के अंदर। तो आप लोगों के 11 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं अपनी फर्स्ट यूनिट के अंदर, और ये जो 11 चैप्टर्स हैं ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के
सेक्शन नंबर 1 से लेकर 75 के अंदर दिए गए। उसके बाद आप देखोगे यूनिट नंबर 2 जो कि है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की। और ये जो ऊपर वाले 11 चैप्टर्स थे इनको बोला जाता है जनरल कॉन्ट्रैक्ट। अब जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी सिचुएशन हो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट तो लगते ही लगते हैं, तो ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट है। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके का हो, ये सारे जो रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, ये सारे जो सेक्शंस होंगे सेक्शन 1 to 75 वो सभी लगेंगे। अब आते हैं कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, लेकिन ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे हैं। मतलब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ही लगेंगे। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आपका सेक्शन नंबर 124 से स्टार्ट होता है और 238 पे खत्म होता है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये हमारा सेक्शन 124 और 125 में दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब ये होता क्या है वो एक डिटेल में डिस्कशन करने का टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे तो वहीं पे देखेंगे। फिर आता हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें सेक्शन कवर होते हैं सेक्शन 126 से लेकर 147 तक। फिर हमें देखना है अपना थर्ड चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो कि सेक्शन 148 से स्टार्ट होता है और 171 तक जाता है। फोर्थ चैप्टर आएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, ये स्टार्ट होगा सेक्शन 172 से लेकर 181 तक। फिर आएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये स्टार्ट होगा सेक्शन 182 से लेकर 238 तक। टोटल आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। फिर आएगा हमारा थर्ड यूनिट द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। 1930 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसी ईयर से ये सेल ऑफ गुड एक्ट अप्लाई हुआ था, लागू हुआ था, तो साथ में एक्ट के साथ उसका ईयर भी लिखा जाता है। इसके अंदर हमें टोटल 4 चैप्टर्स देखने हैं। अब सेल ऑफ गुड एक्ट, जैसे कि एक्ट के नाम से ही क्लियर है, सामान खरीदोगे और बेचोगे, सेल करने पे, गुड्स की सेल करने पे ये एक्ट लागू होता है। पहले चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं देख लेते हैं एक बार। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में फर्क क्या होता है ये हम देखेंगे, बहुत बड़ा फर्क होता है, देखेंगे उसको। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आखिर कौन कौन से जरूरी एलिमेंट होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते हैं। फिर आएगा हमारा फॉर्मेशन एंड मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और उसके कौन कौन से मोड्स होते हैं। फिर आएगा डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, क्या आखिर जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है इसके अंदर जो गुड्स हैं वो गुड्स किसको कहा जा रहा है, कौन कौन से गुड्स हैं जो सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर आते हैं, इसके अंदर कवर होते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, उसके अंदर कई सारी चीजें कवर होती हैं, उसको हम देखेंगे। फिर आएगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, आखिर गुड्स कितने टाइप के होते हैं, सेल ऑफ गुड एक्ट ने गुड्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है वो हम देखेंगे। फिर आएगा इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, और लास्ट टॉपिक होगा इसमें प्राइस एंड मोड्स ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं तो जिसका नाम है कंडीशन एंड वारंटीज, इसके अंदर हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ कंडीशन एंड इंप्लाइड कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है और कुछ इंप्लाइड कंडीशन होती है उसका मतलब क्या होता है और कौन कौन सी वो कंडीशंस होती हैं। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ वारंटी, आखिर वारंटी क्या होती है, एंड इंप्लाइड वारंटीज, क्या आखिर इंप्लाइड वारंटीज क्या होती है। फिर आएगा एक्सक्लूजन ऑफ इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। फिर देखेंगे हम अपना लास्ट टॉपिक डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल, तो कैवेट एम्प्टर का प्रिंसिपल क्या कहता है, ये डॉक्ट्रिन क्या कहती है वो हम देखेंगे। फिर आएगा हमारा थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर है हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। अब गुड्स का सेल करना है इस एक्ट के अंदर, तो गुड्स का सेल तो तभी हो सकता है जब गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी सेलर से बायर के पास। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब हम कहते हैं कि किस टाइम पर हम कहते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, किस टाइम पे हम कह सकते हैं कि सेलर ने बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। एंड पासिंग ऑफ रिस्क, अब ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो जो सेलर का रिस्क है गुड्स को लेकर वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब आप सामान का कुछ नुकसान हुआ तो वो बायर का रिस्क है, तो कब बायर का रिस्क स्टार्ट हो जाता है और सेलर का रिस्क खत्म हो जाता है वो हम देखेंगे, यानी कब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। फिर आएगा सेकंड टॉपिक व्हेन प्रॉपर्टी इन द गुड्स पासेस। प्रॉपर्टी का मतलब होता है सेल ऑफ गुड एक्ट के अंदर ओनरशिप, ओनरशिप को इस एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कब ओनरशिप पास होती है गुड्स की। तो अब जो गुड्स होते हैं वो हमारे कई सारे टाइप के होते हैं, हर गुड्स को अलग अलग तरीके से सेल किया जाता है और हर गुड्स की ओनरशिप पास करने का टाइमिंग अलग अलग है। तो गुड्स कितने टाइप के हो सकते हैं जिसकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी, अनएसर्टेन गुड्स हो सकते हैं, एसर्टेन गुड्स हो सकते हैं, सेल बाय अप्रूवल हो सकता है, राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। फिर आएगा हमारे सामने अगला टॉपिक ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, मतलब टाइटल का मतलब भी ओनरशिप हो गया। तो ओनरशिप ट्रांसफर कर कौन रहा है, नॉन ओनर, मतलब जो खुद गुड्स का मालिक नहीं है वो गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर करेगा। तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता तो उसी के बारे में हम देखेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर।
फिर आएगा मोड्स ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो कौन कौन से मोड्स होते हैं जिस तरीके से हम सही तरीके से गुड्स की डिलीवरी कर सकते हैं, यानी इफेक्टिव डिलीवरी कर सकते हैं गुड्स की। फिर आएगा रूल्स रिगार्डिंग इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या क्या रूल्स होते हैं जिससे हम इफेक्टिव डिलीवरी कर सकते हैं गुड्स की। तो हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। फिर देखेंगे हम अपना लास्ट चैप्टर अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, जो कि है राइट ऑफ बायर एंड राइट ऑफ अनपेड सेलर। अब राइट ऑफ बायर तो ठीक है, बायर के आखिर क्या क्या राइट होते हैं। अब राइट ऑफ अनपेड सेलर क्या है। अब देखो, अनपेड का मतलब होता है पैसा पे नहीं किया। तो अगर बायर ने सेलर का पैसा पे नहीं किया सामान लेने के बाद, तो सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं कि वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो लॉ सेलर को क्या क्या राइट्स देता है, यानी अनपेड सेलर को क्या क्या राइट्स देता है। अनपेड सेलर वो जिसको अपना पैसा नहीं मिला है सामान बेचने पर। तो बायर के आखिर क्या क्या राइट्स होते हैं और अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं वो हम देखेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। राइट्स ऑफ बायर की बात करें तो देख तो हम पढ़ेंगे जनरल राइट्स ऑफ बायर, क्या आखिर बायर के जनरल राइट्स क्या होते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे बायर राइट्स अगेंस्ट सेलर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। अगर सेलर ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो बायर के पास सेलर के अगेंस्ट क्या क्या राइट होंगे। फिर हम देखेंगे राइट ऑफ अनपेड सेलर, कि अगर सेलर को पैसा नहीं मिला, सेलर अनपेड रह गया, तो उसके क्या क्या राइट्स होंगे। पहले हम देखेंगे अनपेड सेलर किसको बोला जाता है। फिर देखेंगे हम अनपेड सेलर्स के राइट क्या होते हैं। 3 राइट देता है लॉ अनपेड सेलर को। राइट ऑफ लियन, लियन का मतलब होता है अगर आपको पैसा नहीं मिला और अगर गुड्स सेलर के पास अभी भी पोजेशन में है और सेलर जो है उन गुड्स को भेजने जा रहा है, तो जब तक पैसा नहीं मिला, जब तक गुड्स की पोजेशन रोक ले, यानी गुड्स को अपने पास रिटेन रख ले और बायर से बोले कि पहले पैसा पे करे उसके बाद ही सामान मिलेगा। तो राइट ऑफ लियन का मतलब हो गया रिटेन करना गुड्स की पोजेशन का। दूसरा आता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब अगर आपने गुड्स भेज दिए रास्ते में और बायर पैसा देने से मुकर गया, तो गुड्स को रास्ते में ही रोक दो। ट्रांजिट का मतलब रास्ते में, तो रास्ते में ही रोक दो, स्टॉपेज करवा दो गुड्स की, बायर तक पहुंच नहीं मत दो। तीसरा राइट ऑफ रीसेल, अगर आपको पैसा नहीं मिला और बायर पैसा देने से मुकर रहा है, मना कर रहा है, तो सामान को दोबारा भेज दो। अनपेड सेलर के पास राइट होता है कि वो राइट ऑफ रीसेल कर सकता है सामान की। तो डिटेल में देखेंगे हम इन सब टॉपिक को अपने इस 4th चैप्टर के अंदर। फिर आएगा हमारे सामने अपना अगला यूनिट, जो कि हमारा यूनिट नंबर 4, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर 2008 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, यानी इसको एलएलपी भी बोला जाता है। एलएलपी एक्ट जो है वो लागू कब हुआ था, 2008 में। इसके अंदर हमें टोटल 3 चैप्टर देखने हैं। पहला हमारा है मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी एलएलपी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ऑफ एलएलपी एंड अमेंडमेंट्स इन एलएलपी एक्ट। फिर आएगा अगला टॉपिक फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। फिर देखेंगे मीनिंग ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। फिर आएगा अगला टॉपिक डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। आखिर एलएलपी और नॉर्मल वाली पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच क्या डिफरेंस होता है, तो तीनों के बीच डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। फिर आएगा स्टेट द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन का क्या प्रोसीजर होता है। फिर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड प्रोसीजर ऑफ चेंज देयरिन। रजिस्टर्ड ऑफिस का कॉन्सेप्ट क्या है एलएलपी के अंदर, और अगर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदलना है यानी हेड ऑफिस को बदलना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है हेड ऑफिस बदलने का। फिर देखेंगे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का प्रोसीजर ऑफ चेंजिंग द नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। और फिर इसके साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मीनिंग ऑफ एलएलपी यानी मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिर हम देखेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पार्टनर्स, देयर रिलेशंस एंड लायबिलिटी इन एलएलपी, कि पार्टनर्स कौन होते हैं एलएलपी के अंदर, उनके रिलेशंस कैसे होते हैं आपस में, और उनकी क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं एक दूसरे को लेकर और आउटसाइडर्स को लेकर। तो मीनिंग ऑफ पार्टनर्स देखेंगे एंड हु बिकम द पार्टनर इन एन एलएलपी, क्या आखिर क्या एलिजिबिलिटी होती है अगर आपको एलएलपी के अंदर पार्टनर बनना है, उसको देखेंगे। फिर देखेंगे देयर क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, कि एलएलपी का पार्टनर बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस समय पर आप एलएलपी से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एलएलपी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं और मिनिमम कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होने ही चाहिए। फिर देखेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, क्या कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स किसको कहा जाता है। फिर आएगा लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, क्या कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या क्या होती हैं। फिर आएगा सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। फिर देखेंगे अगला टॉपिक रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज इन पार्टनर्स। फिर आएगा पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ एलएलपी, पार्टनर्स लायबिलिटी, और लास्ट टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ विसल ब्लोइंग। फिर हम बात करें एलएलपी एक्ट के लास्ट चैप्टर की, जो कि है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर एंड वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी।
कि अगर आपको एलएलपी बंद करनी है, वाइंडिंग अप करना है, तो उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है और किस तरीके से आप वाइंडिंग अप कर सकते हो। उसमें हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर ऑफ एलएलपी, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन ऑफ एलएलपी एंड द रूल्स रिगार्डिंग इट, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप कंपनी इनटू एलएलपी, कि आखिर क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं अगर आपको किसी पार्टनरशिप को या कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, एक बार अगर आप एलएलपी में कन्वर्ट कर लोगे तो उसके क्या क्या इफेक्ट आएंगे कन्वर्ट करने के बाद। फिर आएगा मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी के वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है। फिर देखेंगे हम मीनिंग, इफेक्ट एंड प्रोसीजर ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, कि अगर आपको वॉलेंट्री वाइंडिंग अप करना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और उसके क्या इफेक्ट होते हैं। मीनिंग, इफेक्ट एंड प्रोसीजर ऑफ कंपल्सरी वाइंडिंग अप, अगर कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो रहा है आपके एलएलपी का तो उसके क्या इफेक्ट और प्रोसीजर होता है। मीनिंग ऑफ लिक्विडेटर एंड इट्स फंक्शंस, लिक्विडेटर कौन होता है और उसका क्या काम होता है। तो मैं आपको बता दूं, लिक्विडेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जब आपकी एलएलपी कंपल्सरी वाइंडिंग अप में जाती है। मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोर्ट को कहना पड़े कि एलएलपी को वाइंडिंग अप कर दो, तो उस समय पर कोर्ट जो है एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है जो आपकी एलएलपी के एसेट और लायबिलिटी को बेचने का काम करेगा। तो लिक्विडेटर के यही फंक्शंस होते हैं। फिर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोर्ट, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड का जो एक्ट है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक आइडिया लेना है, कोई पूरा एक्ट नहीं पढ़ना। फिर मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी, और इसके साथ हमारा एक चैप्टर और यूनिट दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अपनी लास्ट यूनिट जो कि है यूनिट नंबर 5, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5, ये आपकी 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखी है। सबसे पहला चैप्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसके अंदर आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन अंडर दिस एक्ट, कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है इस एक्ट के अंदर जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन नंबर 2 के अंदर दे रखी है। तो आखिर आपको कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़नी है इस एक्ट के अंदर, उसकी मैंने आपको लिस्ट बता रखी है कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी डेफिनेशन है। आप यहां से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, आप एक एक करके देख लीजिए। फिर हमें देखना होगा अपना अगला टॉपिक जो कि होगा डिजिटल सिग्नेचर का। फिर आएगा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अपना सेकंड चैप्टर जो कि है एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। इसके अंदर हमें 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और दूसरा रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। फिर आएगा हमारा अगला चैप्टर जो कि होगा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स का, जिसमें 3 टॉपिक देखने हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स और ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स। फिर आएगा लास्ट चैप्टर इस यूनिट का जो कि होगा पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन, जिसमें हमें पेनल्टीज देखनी होंगी कि आखिर अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को तोड़ते हो तो आखिर क्या क्या पेनल्टी लगती है। एडजुडिकेशन देखने होंगे, एपिलिएट ट्रिब्यूनल देखना होगा कि आखिर कौन से ट्रिब्यूनल के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के कोई रूल और रेगुलेशन को तोड़ने पर। तो इस एक्ट के अंदर जो ट्रिब्यूनल आता है उसका नाम होता है साइबर एपिलेट ट्रिब्यूनल। और लास्ट टॉपिक होगा ऑफेंसेस एज पर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत कौन कौन सी चीजों को ऑफेंस माना जाएगा वो हम देखेंगे, और हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगी। तो टोटल इस सब्जेक्ट के अंदर आपके सिलेबस में 5 यूनिट थी, एक एक करके हमने सभी यूनिट्स को देख लिया और उसके सिलेबस को डिस्कस कर लिया कि आखिर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि आखिर आपको क्या क्या पढ़ना है अपने इस बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट के अंदर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनके एक एक चैप्टर्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बना भी रखी थी, क्लासेस स्टार्ट भी कर रखी थी, उन क्लासेस को आप देखिए, आपको समझ में आता है, आपको और क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो हम इस सब्जेक्ट की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सभी तक ये वीडियो को पहुंचाइए। चैनल सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।